तो स्वागत है मेरे सारे भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार फार्मर्स लॉ में। बैच आगाज 0.4 बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो माँ शारदे का आशीर्वाद लेते हैं, इनको वंदन करते हैं और अपनी क्लास को बिना टाइम खराब किए हुए आगे बढ़ाते हैं। आज जो अपनी क्लास होने वाली है वो जो अपन क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स जो चल रही थी, 32 टॉपिक थे, 16 टॉपिक अपने को करने हैं, फिर अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू करेंगे। तो आज अपनी जो क्लास है वो है 9, 10 और 11। जो तीन जो टॉपिक है उनकी क्लास है, तो हो सकता है क्लास थोड़ी सी लेंथी हो, थोड़ी सी बड़ी हो, तो बाकी क्लियर तीन टॉपिक आपके होने वाले हैं। नौवा राइस जो आपका है धान, उसके बारे में इंपॉर्टेंस, इसका ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सोइल एंड इसकी क्लाइमेट के बारे में अपने को स्टडीज करनी है। हिंदी इंग्लिश मिक्स में अपन स्टडीज करेंगे। हाँ, इससे पहले 8 क्लासेस आपकी हो चुकी है। 8 क्लासेस आई मीन 3 लेक्चर के अंदर 8 टॉपिक हमने किए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, देख लेना। डिस्क्रिप्शन में से ही टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना और अपने साथियों को भी ज्वाइन करवाना, ताकि क्लासेस के जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल सके, पुराने पेपर वगैरह आपको मिल सके। आज की क्लास में राइस के बारे में इंपॉर्टेंस अपने को देखना है, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सोइल एंड क्लाइमेट अपने को देखना है इसके बारे में। 10वां जो आपका लेक्चर दिया है उसमें दिया है राइस की इंप्रूव वेराइटीज दी हुई है, नर्सरी के बारे में आपको दिया हुआ है, सीड एंड सोविंग दी हुई है, इंट्राकल्चर ऑपरेशन जो है, वीड मैनेजमेंट एंड फर्टिलाइजर एंड वाटर मैनेजमेंट आपको दिया हुआ है, इरिगेशन। 11वां टॉपिक अगर बात करें तो राइस में प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, ठीक है, और प्रोसेसिंग और इल्डी के बारे में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर अपना एक और रहेगा ग्राउंड नट की, जैसे ही हम करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट क्लास अपना लगभग 50% सिलेबस क्रॉप जो आपकी है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स फर्स्ट उसका कंप्लीट होता है। तो बिना टाइम खराब किए क्लास शुरू करते हैं आपकी। एक जो चैनल पे नए हैं ना, वो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे की क्लासेस भी आपको मिलती रहे। और जितने भी क्लासमेट्स हैं ना, देखे कि नहीं देखे, आपका काम है शेयर करना। तो प्लीज जितना ज्यादा हो कोऑपरेट करें और शेयर करें। बाकी और क्लास और सब्जेक्ट की क्लासेस बहुत जल्दी आपको रेगुलर मिलने वाली है। शुरू करते हैं धान बिना टाइम वेस्ट किए। तो धान को अंग्रेजी में अपन पेडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडी। क्या बोलते हैं? पेडी, ठीक है। राइस या पेडी, धान। धान का वानस्पतिक जो नाम है, बोटनिकल नेम जो है वो क्या है? ओराइजा सेटाइवा। क्या है? ओराइजा सेटाइवा है। और अपन पढ़ रहे हैं खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स में बारिश वाली, ठीक है, वही पढ़ेंगे। अभी गेहूं तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे? क्योंकि वो रवि में आता है। खरीफ क्रॉप्स अपना सब्जेक्ट टाइटल ही है। तो खरीफ वाले में इससे पहले पहले क्या पढ़ लिया हमने? ज्वार पढ़ लिया, बाजरा पढ़ लिया और मक्का पढ़ ली। आज पढ़ रहे हैं धान। वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। कुल जो इसका है, फैमिली जो इसकी है, परिवार जो इसका है वो है ग्रेमिनी पोएसिया घासकुल। क्या है? ग्रेमिनी पोएसिया घासकुल। जो पहले पढ़े हैं 3 उनका भी यही था, ग्रेमिनी पोएसिया घासकुल। इसमें गुणसूत्र संख्या जो है वो होती है 2n बराबर 24। कितनी होती है? 24 होती है। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 24 होती है। इसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति जो है, अपना सिलेबस के अंदर जो थर्ड जो पॉइंट है अपना कि राइस के ओरिजिन के बारे में अपने को देखना है। तो ओरिजिन जो इसको कह सकते हैं अपन, उद्गम स्थल अपन इसको कह सकते हैं, और उत्पत्ति स्थल अपन इसको कह सकते हैं। तो वो इसमें क्या दिया? इंडो बर्मा या दक्षिणी पूर्वी एशिया। इंडो बर्मा दिया हुआ है और हर जगह आपको इंडो बर्मा ही मिलेगा। इंडो बर्मा क्या है? धान का उत्पत्ति स्थल है। ओराइजा सेटाइवा इसका नाम है और ग्रेमिनी पोएसिया घासकुल इसका फैमिली है। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो पाई जाती है वो 77 से 79% पाई जाती है। 77 से 79% तक कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है और 2.5% इसमें वसा पाई जाती है। अमॉन्ग टू ऑल सीरियल्स हाईएस्ट जो अपने पास फैट पाया जाता था, फैट कंटेंट जो पाया जाता परसेंटेज, वो बाजरे में पाई जाती थी। आपका पेनिसेटम अमेरिकनम, पेनिसेटम टाइफोडियम, पेनिसेटम ग्लूकम, जिसका नाम है बाजरा पर मिलेट जिसको कहते हैं अपन। सबसे कम पानी चाहिए होता, सबसे अधिक उसमें वसा या फैट 5% पाया जा रहा था। धान के अंदर जो अपने पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है 2.5% तक पाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, धान में प्रोटीन की मात्रा अन्य खाद्यान्नों की तुलना में कम होती है, क्योंकि इसमें होती है 6 से 7%। और हमने जो और खाद्यान्न पढ़े हैं उनमें थी 10 से 11% एवरेज थी। तो उनके बजाय तुलना अगर अपन करते हैं उनसे, अन्य खाद्यान्न से, सीरियल से, खाने वाली फसलों से, दाने वाली फसलों से, तो उसमें थोड़ी कम पाई जा रही है। थोड़ी क्या? 50% कम पाई जा रही है। 6 से 7 और उधर 11 से 12, दुगना हो गया। 6 दूनी 12, ठीक है। तो लगभग दुगनी पाई जा रही थी, तो इसमें कम। धान में प्रोटीन की मात्रा अन्य की तुलना में कम पाई जाती है। और धान में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको बोलते हैं ओराइजेनिन। ओराजेनिन या ओराइजेनिन, ओराजेनिन, ये धान की प्रोटीन का नाम है। ओराजेनिन जो पाई जाती है 6 से 7%। मक्का की प्रोटीन का नाम क्या था? जीन था। गेहूं की प्रोटीन का क्या नाम होता है? ग्लूटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, धान में सुगंध का जो कारण है वो क्या है? डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलिन। क्या है? डाई एसिटाइल प्रोपेलिन।
अब सुगंध किस में आती है, जो बासमती जो आपका धान है जो महंगा आता है, थोड़ा क्वालिटी उसकी उच्च आती है, उसमें प्रोटीन विटामिन ए उच्च आता है और उसमें खुशबू भी आती है, उसको खुशबू वाला चावल या बासमती चावल कहते हैं। तो उसमें जो खुशबू आती है वो डाइएसिटाइल प्रोपेलाइन के कारण आती है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका है मनीला फिलीपींस के अंदर है। कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस। और मनीला फिलीपींस से याद आ रहा है, अगर प्रोसेस चालू है, अगर बैठ गया अपना, भगवान ने अगर चाहा तो फरवरी 2024, ठीक है, फरवरी 2024 से मई, ये अपन मनीला फिलीपींस में ही रहने वाले हैं। हमारे के प्रोजेक्ट को लेके टूर था सर के अंडर में, तो हो सकता है मेरे को मौका मिले जाने का। अगर वहां पे जाने का मौका मिलता है मनीला फिलीपींस IRI के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो मैं वहां से आपको जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो व्लॉग्स हैं, नई नई चीजें हैं, वो सारी मैं आपको रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा। तो अभी तो पासपोर्ट वगैरह का मैंने किया है अप्लाई, देखते हैं क्या रहता है। बाकी फरवरी बहुत दूर है, अभी ये आया तब बताए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें, कटक उड़ीसा, ठीक है, कटक उड़ीसा, सेंट्रल जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना हुई थी 1946। CRRI, एक मिनट में इनको थोड़ा हटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सही से समझा सकूं मैं, क्योंकि ये दो है आपके, IRRI और CRRI जो है, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है आपके, ठीक है, जो पार्ट ए है आपका उसके अंदर। IRRI जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस के अंदर स्थित है। अपना दूसरा जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, धान के वितरण की। विश्व में धान उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? फर्स्ट पे कौन सा है? चीन है। सेकंड पे अपना भारत है। धान उत्पादन के अंदर सेकंड जो रैंक रखता है अपना कौन रखता है? इंडिया रखता है। सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। विश्व में धान का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की अगर बात करें, बोते अपन सबसे ज्यादा धान है। एरिया की अगर बात करें तो फर्स्ट है इंडिया और सेकंड पे है चीन। मगर प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, उत्पादन की अगर बात करते हैं, तो चीन के पास क्यों होता है भाई? चीन अपने से कम खेतों में बुआई कर रहा है फिर भी अपने से ज्यादा उत्पादन ले रहा है। वाई? क्यों? क्योंकि चीन के पास बहुत ज्यादा ऐसी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है जो अपने पास अभी तक भारत में नहीं है। कुछ ऐसी इंप्रूव वेराइटीज उनके पास हैं, कुछ ऐसा क्लाइमेट उनके पास है कि वो अपने से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। फिर भी अपन सेकंड नंबर पे हैं, कम नहीं है, भारत वाले भी सेकंड नंबर पे हैं और क्षेत्रफल के अंदर फर्स्ट नंबर पे हैं। बात करते हैं भारत में धान का अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। उत्पादन की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल है, वही बहुत ज्यादा संख्या में या बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में उगा रहा है और उतना ही उसका उत्पादन है पश्चिम बंगाल का। अगर बात करें नॉन ट्रेडिशनल जो एरिया है, पंजाब और हरियाणा, धान के सोइंग के लिए, धान के प्रोडक्शन के लिए जो नॉन ट्रेडिशनल अपने एरिया है उनमें आता है अपना पंजाब और हरियाणा। और पंजाब की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी जो है वो सर्वाधिक है। सबसे कम क्षेत्रफल में ज्यादा उत्पादन, उसको बोलते हैं उत्पादकता, तो वो किसकी है? पंजाब की है अपने। नेक्स्ट देखते हैं, बाउल ऑफ राइस, धान का कटोरा। धान का कटोरा किसको कहते हैं? अपन छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। धान का कटोरा किसको कहेंगे? छत्तीसगढ़ को कहेंगे। नेक्स्ट अपना पॉइंट है राजस्थान में धान का सर्वाधिक उत्पादन। अब बात करें राजस्थान सॉरी, राजस्थान के अंदर धान की बात करें तो बूंदी और हनुमानगढ़ में होता है। धान अनाजों में भारत की मुख्य फसल है। खाने के लिए धान जो है ना भारत के अंदर मुख्य फसल है। उत्पादन में सेकंड नंबर पे है, क्षेत्रफल में फर्स्ट नंबर पे, उत्पादन में फर्स्ट चीन है और क्षेत्रफल में सेकंड है चीन का। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की सर्वाधिक उत्पादन धान से ही होता है। धान का उत्पादन अगर बात करें तो 116.4 मिलियन टन है। कितना है? 116.4 मिलियन टन। धान के बाद में जो दूसरी अपनी मुख्य खाद्यान्न फसल है वो है गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, तो उसका कितना है? 103 मिलियन, 103.6 मिलियन टन। और इसका था 116, मतलब फर्स्ट पे तो फिर भी फर्स्ट पोजीशन जो अपनी है मेंटेन किया अप्रोक्सीमेटली। कितना है? 116.4 मिलियन टन। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की कि धान जो है ओराइजा वंश की विश्व में 24 प्रजातियां पाई जाती है। 24 इसकी स्पीसीज है जिनमें से 2 प्रजातियां ओराइजा सेटाइवा व ओराइजा ग्लेब्रिमा, 2 है ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेब्रिमा, 2 प्रजातियां जिनको उगाया जाता है। जो ग्लेब्रिमा है वो अपने काम की नहीं है क्योंकि ये सऊदी में उगाई जाती है, अफ्रीका में उगाई जाती है, ठीक है। ओराइजा ग्लेबिरिया केवल दक्षिणी अफ्रीका में इसकी खेती करते हैं। अपना क्लाइमेट इसके लिए सूटेबल नहीं तो इसको अपन यहाँ पे क्लोज करते हैं। अपना जो मेनली धान है जिसका बोटनिकल नेम अपना ओराइजा सेटाइवा शुरू से पढ़ते हैं 11th क्लास से, उसके बारे में देख लेते हैं। तो अब ओराइजा सेटाइवा को भी 3 वंश, 3 उपजातियां हैं, इसकी भी 3 सब स्पीसीज है। कौन कौन सी है? ओराइजा सेटाइवा इंडिका, ओराइजा सेटाइवा जापानिका और ओराइजा सेटाइवा जावानिका।
जेपोनिका और जावानिका। देखो इंडिका, इंडिका से सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि भारत में उगाई जाती है। जेपोनिका मतलब जापान में उगाई जाती है। अब आ रही है जावानिका, जावानिका वो उगाई जाती है आपके इंडोनेशिया में उगाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है धान का, 3 प्रजातियां हैं, वैसे मेनली 2 स्पीसीज है धान की, वैसे चॉइस थी उनमें से 2 उगाने योग्य है, ग्लेबरिमा और सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबरिमा। तो ओराइजा सेटाइवा जो है वो अपने भारत के लिए है, ग्लेबरिमा केवल दक्षिण अफ्रीका में थी, अपने काम की नहीं है। अब सेटाइवा को भी 3 भागों में अपन बांट देते हैं। कौन कौन सा है? इंडिका, इंडिका भारत में उगाई जाती है, जेपोनिका जापान में उगाई जाती है, जावानिका इंडोनेशिया में उगाई जाती है। बात करते हैं धान की जलवायु या क्लाइमेट के बारे में, तो सबको पता है धान इज खरीफ क्रॉप, यू नो। तो खरीफ क्रॉप के लिए अपने को उष्ण व नम जलवायु की आवश्यकता पड़ेगी, मॉइस्चर वाले जो नम है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट, धान की अच्छी पैदावार के लिए धान उष्ण व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, कितना? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। वो फसल पकने के टाइम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल रहता है। धान को 3 ऋतुओं में उगाया जाता है। इसका यहाँ पे तो आगे आपके ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, मेनली 3 ही ऋतु है अपने पास, तीनों मैंने बताई। और स्थानीय नाम में अगर बात करें तो अस, अमन, बोरो, ये याद रखना, अस, अमन, बोरो। सबसे पहले अस किसको बोलेंगे? शरद ऋतु को। अस किसको बोलेंगे? शरद ऋतु को। अमन किसको बोलेंगे? शीत ऋतु को। और बोरो किसको बोलेंगे? बस ग्रीष्म ऋतु को। ठीक है, तो जो अस का है उसकी बुआई तो करते हैं मई जून में और कटाई करते हैं सितंबर अक्टूबर में। अब इसमें एक एक महीना आपको ऐड करता है, मई जून, जून जुलाई और नवंबर दिसंबर। इधर भी वही रहेगा, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर और मार्च अप्रैल। ठीक है, तो जो आपका अस जो है स्थानीय नाम और ऋतु का नाम अगर बात करें तो शरद ऋतु, सबको दिख रहा होगा इधर से। अस जो धान है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो अस, अमन और बोरो 3 जो धान के ऋतुओं के आधार पर, उगाने के आधार पर जो किया गया है वर्गीकरण, तो अस की जो बुआई की जाती है वो की जाती है मई से जून के अंदर और इसके कटाई का समय सितंबर अक्टूबर। अमन की जो बात करें शीत ऋतु का, जून जुलाई में इसकी बुआई करेंगे और नवंबर दिसंबर सर्दियों के टाइम इसकी कटाई करेंगे। बात करते हैं ग्रीष्म की, बोरो की, तो नवंबर दिसंबर सर्दियों के एंड में अपन, या सर्दियां दिसंबर समथिंग अपन इसको बुआई करेंगे और मार्च अप्रैल में भयंकर गर्मी पड़ती रहेगी ना, उस टाइम अप्रैल के टाइम अपन इसकी कटाई करेंगे। पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु में तीनों ऋतुओं में धान उगाते हैं। वेस्ट बंगाल जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन है वहां पे, और तमिलनाडु, इन दोनों के अंदर धान को तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। अब बात करते हैं धान के लिए सूटेबल सोइल की, बात करते हैं क्लाइमेट की, बात हो ही गई है अपनी। तो धान की खेती के लिए अच्छे जल धारण क्षमता वाली, यहाँ पे देखना अच्छे वहां पे बलुई दोमट आ रही थी, जो 3 हमने क्रॉप्स पढ़ी उनके लिए बलुई दोमट मिट्टी चाहिए थी। इसके लिए अपने को चाहिए जल धारण क्षमता वाली, जो जल को रोक सके, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो सबसे अच्छी हो उसकी। ठीक है, चिकनी मटियार भूमि या दोमट मटियार चाहिए। काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। काली मिट्टी क्यों उपयुक्त रहती है? जो ब्लैक सॉइल्स जो होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर अधिक होता है और उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो जल धारण क्षमता है, जल को रोके रखने की जो क्षमता है, पानी, एक चीज देखना, जो काली मृदा वाले क्षेत्र है वहां पे थोड़ी सी बरसात आती है उसी में फिसलन हो जाती है और पानी 10 दिन भरा रहता है। अपने कितनी भी बरसात आ जाए 3 घंटे बाद में वही धूल, ठीक है, वही धूल उड़ने लगती है, डस्ट होने लगती है। तो अपने कौन सी अलग है, तो अपने की जल धारण जो क्षमता है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अपने वाली सोइल की नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पे धान किसी भी हालत में नहीं उगा सकते, क्योंकि धान के खेतों में हमेशा पानी भरा रहता है। पडलिंग की क्रिया अपन करते हैं, परकोलेशन आपने देखा होगा, अंतस्त्रवण, ठीक है, तो वो चीजें अभी आगे मैं समझाऊंगा आपको। उपयुक्त जो पीएच है उसका वो कितना होता है? 4.5 से 6.5। अम्लीयता सहनशील फसल है भाई, देखो 6.5 से नीचे या 7 से नीचे जो आ रहे हैं वो अम्लीय में आ रहे हैं, एसिड, और धान जो है वो अम्लीय सहनशील फसल है। अम्लीय वर्षा का पीएच भी 4.5 के समथिंग 4 तक होता है। तो उपयुक्त पीएच जो है धान के लिए 4.5 से 6.5 तक है। सर्वाधिक लंबा पीएच सहनशील फसल है 4.5 से 7.5 तक, इतना बड़ा इसका क्राइटेरिया है। अब करते हैं फील्ड प्रिपरेशन, खेत की तैयारी, खेत में सीधी बुआई। इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। खेत में सीधी बुआई, सीधी बुआई के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाला हल व 2 से 3 बार हैरो चलाकर पाटा लगाकर भूमि को समतल करते हैं। ये पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अब एक बार जो इंग्लिश वाले भी हैं और नहीं भी हैं, तो आपके जो हिंदी मीडियम है उनकी भी थोड़ी सी इंग्लिश अपनी सुधरनी चाहिए, तो मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। जो हमने इतनी देर इंग्लिश हिंदी में पढ़ा है वो वही चीजें हैं, कुछ 1-2 चीजें इसमें एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगी। राइस 2n बराबर 24, ओराइजा सेटाइवा, ठीक है, कुल ग्रेमिनी पोएसिया घास कुल हो गया। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली इस 44 मिलियन, ठीक है, कितना है? 44 मिलियन हेक्टेयर है।
क्रॉप हैविंग लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन इन ईयर 2015-16 के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल में इसको बोया गया था और सर्वाधिक उत्पादन अपने को प्राप्त हुआ था। राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पेनिकल है, वहां पे कैरियोप्सिस था, यहाँ पे क्या है पेनिकल है। राइस हैविंग 6 से 7% प्रोटीन, उन फसलों की तुलना में अपने पास प्रोटीन, धान में हमने पढ़ा था एक लाइन कि अन्य फसलों की तुलना में, अनाज वाली जो धान्य फसलें हैं उनमें, अनाज वाली फसलों में अन्य की तुलना में धान के अंदर जो है प्रोटीन की कमी होती है। तो प्रोटीन उनमें 10 से 11 था, इसमें 6 से 7 है, और धान की प्रोटीन को ओराई जेनिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है अच्छा वो 30 से 32 डिग्री है। हिलिंग परसेंट जो होता है उसका 66% होता है, 2/3 भाग। दाना और जो भूसा अनुपात है, हीलिंग परसेंट जो है कितना होता है 66%, और जो मिलिंग परसेंट है वो होता है वो भी 66% होता है। और जो मिलिंग जो करते हैं उसकी जो ये प्रोसेस है उससे जो विटामिन B12 है, साइनोकोलेबाइन क्या नाम है इसका, उसकी लॉस हो जाता है। ठीक है, पैरा बॉइलिंग इज कंजर्व विटामिन B12, पैरा बॉइलिंग जो क्रिया है उससे विटामिन B12 कंजर्व होता है, राइस के अंदर बढ़ता है। जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस, डीजीवो जीन, कौन सी है डीजीवो, डीजीवो जीन जो है वो धान में बोनेपन के लिए, ड्वार्फ मतलब बोनापन, बोनेपन के लिए डीजीवो जीन है। क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन, बूटिंग, बूटिंग क्रिटिकल स्टेज गेहूं में CRI थी, इसमें कौन सी अपनी बूटिंग स्टेज है। ठीक है, द फर्स्ट राइस हाइब्रिड वाज रिलीज इन 1994, 1994 इज फर्स्ट हाइब्रिड आर CORH फर्स्ट, CORH फर्स्ट जो ये क्या है, पहली संकर के समय धान की जो कब आई थी 1994 के अंदर आई थी। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस युवांग लोंगपिंग, कौन है, युवांग लोंगपिंग, चाइना का ही है। ठीक है, चाइनीज साइंटिस्ट है युवांग लोंगपिंग। माही सुगंधा जो है वो क्या है, राजस्थान की वेराइटी है, राजस्थान के लिए अच्छी वेराइटी है माही सुगंधा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, माही सुगंधा राजस्थान की वैरायटी है। और हाइब्रिड राइस युआंग लोंगपिंग, इसके लिए जिम्मेदार जीन कौन था डीजीवू जीन, डीजीवू जीन याद रहेगा। ये सरवणा जो किस्म है अपनी राइस वैरायटी जो है, राजस्थान प्री पीजी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किसकी है, स्वर्णा। लोडजिंग डज नॉट अकर्स इन जेपोनिका राइस, जो जेपोनिका जो राइस है उसके अंदर जो लोडजिंग है, लोडजिंग क्या होता है, अधिक पानी गिरना फसल का, ठीक है, वो कहलाता है। द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बोरो, मैंने 3 बताया था आपको, कौन कौन से 3 बताया था, अस, अमन और बोरो। बोरो कौन सा था अपना ग्रीष्म ऋतु वाला, तो ग्रीष्म ऋतु को वाला मतलब ग्रीष्म में उसकी कटाई हो रही थी, एक चीज मैंने बताई थी, उसको लगा कम रहे थे अपन, मतलब दिसंबर के एंड में, नवंबर या दिसंबर एंड में उसको अपन लगा रहे थे, और मार्च अप्रैल के समथिंग अपन उसकी कटाई कर रहे थे गर्मियों में, इसीलिए तो उसको बोरो कह रहे थे। बोरो उसका लोकल नाम है। और वैसे ऋतु की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु वाला धान बोरो कहलाता है, और दिसंबर जनवरी में उसकी कर रहे थे अपन, और कटाई अप्रैल के अंदर हो रही थी इसकी। बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप ड्रेसिंग इन अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट जो है 24% इसमें जो होता है, अमोनियम सल्फेट क्या है, बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर टॉप ड्रेसिंग, खड़ी फसल में छिड़काव के लिए अमोनियम सल्फेट सही है, टॉप ऊपर से देने के लिए। नॉन ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ राइस कल्टीवेशन पंजाब एंड हरियाणा, और जो पंजाब उसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है धान के लिए, उत्पादकता अगर बात करें सबसे ज्यादा कि कम क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा उत्पादन जो दे रहा है वो अपने पंजाब दे रहा है, उर्वरकों के अंदर भी सबसे ज्यादा यूज इन्हीं में होता है। और नॉन ट्रेडिशनल एरिया में धान के में पंजाब और हरियाणा 2 चीज आती है, ठीक है। गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, जो आपका गोल्डन राइस है वो विटामिन ए के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा स्रोत है। और सुपर राइस जो है उसका विकास किसने किया था, GS खुश ने, सुपर राइस GS खुश। और हाइब्रिड राइस युआंग लोंगपिंग, सुपर राइस GS खुश, हाइब्रिड राइस युआंग लोंगपिंग। मेट टाइप नर्सरी रिलेट टू राइस फील्ड, राइस फील्ड से संबंधित है मेट टाइप नर्सरी, अगर क्वेश्चन आता है आपके आता है कि मेट टाइप किससे संबंधित है, राइस से संबंधित है। अमोनियकल फर्टिलाइजर, अमोनियम जो फर्टिलाइजर है NH4 के रूप में अप्लाइड इन रिड्यूस जोन, अब ये जोन क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस फील्ड बाई डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा सर्वाधिक नाइट्रोजन की हानि होती है। नाइट्रेट फर्टिलाइजर कौन कौन से यूज करते हैं इसमें, ऑक्सीडेशन जोन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अकियोची गैस, अकियोची जो डिजीज होता है, सॉरी अकियोची डिजीज वो धान से संबंधित, और धान के खेतों से H2S गैस का संबंध किससे है, सीधा सा क्वेश्चन आता है कि धान के जो खेत है वो कौन सी गैस का विमोचन करते हैं या कौन सी गैस छोड़ते हैं, H2S गैस छोड़ते हैं जिससे अक्यूची रोग होता है। और ट्रांसप्लांटिंग जो डेप्थ रखते हैं 2 से 3 सेमी रखते हैं। लीफ कलर चार्ट मोस्ट सस्टेबल फॉर राइस एंड सेव 25 kg नाइट्रोजन, ठीक है, ये अपने काम का पॉइंट नहीं था। बात करते हैं रोपाई के लिए,
और इम्प्रूव वेराइटीज़ की। उसके बाद में आप अपना नेक्स्ट जो इसका हार्वेस्टिंग वगैरह रहेगा वो देखेंगे और क्लास का एंड करेंगे अपन। 1 मिनट, लॉक करना भूल गए अपन स्क्रीन को, ठीक है। पहले अपने को करना होता है स्क्रीन को यहाँ से लॉक, और फिर अपने को चूज करना होता है, सॉरी वापस आ गया जल्दी का काम शैतान। रोपाई के लिए पानी से भरे खेत में पडलर की सहायता से, पडलिंग आपको पता है जो ट्रैक्टर होता है उसके लोहे के पीछे वाला टायर होता है, मतलब मृदा जो है पानी और मृदा को गुथल देना जो अपन कहते हैं, मिला देना, मिक्स कर देना, जिससे कि एक लेयर बन जाती है और पानी नीचे नहीं जाता। परकोलेशन की जो क्रिया है, पानी भरा रहता है, नमी का संरक्षण होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मृदा की बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं पडलिंग, ठीक है। जुताई की जाती है जिसे पडलिंग कहते हैं। पडलिंग करने के बाद मृदा में 2 क्षेत्र विकसित होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीकृत क्षेत्र और एक होता है अपचयित, ऑक्सीडाइज और रेड्यूस्ड जोन, ठीक है, 2 होते हैं। तो जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकृत क्षेत्र, 10 mm तक का 1 सेंट, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। और जो नीचे का क्षेत्र है ना, जो परत जो लेयर बन रही है कि पानी नीचे नहीं जाएगा इस लेयर के नीचे, उसको क्या बोलेंगे अपन, रिड्यूस्ड जोन बोलते हैं। ये नीचे 10 mm से अधिक नीचे का क्षेत्रफल रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। और धान की फसल में जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं उनको किस में डाला जाता है, नीचे वाले में। ऊपर वाले में डालेंगे तो ऑक्सीजन के साथ ये मिल जाएंगे, डीनाइट्रिफिकेशन होएगा, अपना नाइट्रोजन का लॉस हो जाएगा, तो इसलिए नीचे वाला जो क्षेत्र है लेयर के उसमें डाला जाता है। पडलिंग के क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव क्या है पडलिंग क्यों करते हैं, खरपतवार नियंत्रण, वीड मैनेजमेंट, निक्षालन को रोकने हेतु और अपारगम्य परत का निर्माण। में बता रहा हूँ एक परत बन जाएगी जमीन में, जब ये माटी है इसको पानी में मिला के आप घोल रहे हो बार बार कंटिन्यू, तो यहाँ पे एक परत बन जाएगी कि पानी नीचे नहीं जाएगा इससे, उसको बोलते हैं अपारगम्य परत का निर्माण और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना। अब देखते हैं इसकी इंप्रूव वेराइटीज। थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, तो थोड़ा भी क्लास कुछ मजबूरी के कारण मेरा बुलावा आ रहा है बार बार, तो मेरे को क्लास एंड करनी पड़ रही है। 1 सेकंड, हेलो, हाँ आ रहा हूँ मैं, 5 मिनट में क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। उन्नतशील किस्में सीधी बुआई हेतु बाला, कंचन और पूसा 221 और साकेत। और रोपाई के लिए अगर बात करें तो माही, सुगंधा, कावेरी, बासमती, रत्ना, जया, यह है रोपाई के लिए। ये क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट किस्म है इसकी, रत्ना, जया, कस्तूरी, ठीक है, और कावेरी और माही सुगंधा सबसे महत्वपूर्ण है। और एक है पूसा 221। बोनी किस्मों की बात करें, बोनी किस्मों के लिए जो जिम्मेदार जीन था, डीजीवू जीन था, कौन सी है, तमिलनाडु फर्स्ट, ठीक है, IR 8। और जया, जया को मिरिकल राइस के नाम से भी जाना जाता है, जादुई धान भी जया को अपन कहते हैं। 1968 में डॉक्टर शास्त्री ने विकसित की थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया गया है कि मिरिकल राइस के नाम से जाना जाता है जया को। बोनी किस्में कौन सी लाई गई थी अपने पास, IR 8 और TN फर्स्ट। धान की प्रथम जो उत्परिवर्तित म्यूटेंट वेराइटी थी वो जगन्नाथ और सत्तारी धान, बहुत महत्वपूर्ण है। म्यूटेशन की खोज ह्यूगो डिवरीज, ओके। उत्परिवर्तन, अचानक कोई वंशागत या जो आनुवंशिक परिवर्तन उनको म्यूटेशन बोलते हैं, और उससे जगन्नाथ और सत्तारी धान। लवणता सहनशील किस्में लूणीश्री, दामोदर और CRS 5 और 10, ठीक है, लूणीश्री, दामोदर और CRS 5 और 10। ब्लास्टोदी, लवणता सहनशील बताई दिया मैंने। ब्लास्टोदी जो ब्लास्ट होगा साबरमती, भारत में धान की प्रथम संकर किस्म CORH फर्स्ट है, जो 1994 में कोयम्बटूर से निकाली गई थी। विश्व की पहली बासमती धान किस्म PRH 10 है, PRH 10 है, जो 2001 में IRI जो आपका न्यू दिल्ली है वहां से निकाली गई थी। इसका IRI का मैंने आपको पूरा डाला था। अभी इसका जो मेन हेड है वो है AK सिंह, डॉक्टर AK सिंह, जिनसे अपन मिलके भी आए थे पर्सनली, और इन्होंने धान के ऊपर बहुत काम किया है। कपास के ऊपर भी ये अभी वेराइटीज पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर अक्षत तालुकदार जी, जो मैंने पूरा व्लॉग डाल रखा है यूट्यूब पे उनके साथ, ICR का भ्रमण का एक मैंने डाल रखा है, तो वो चीजें आप देखते नहीं हो, वहां पे देखना कैसे वेराइटीज विकसित होती है और क्या क्या IRI के अंदर है। जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बीज दर की बात करते हैं, इसकी सीड रेट। सीधे खेत में बुआई के लिए, ड्रिलिंग लिए 60 kg पर हेक्टेयर धान की बीज दर होती है। छिड़काव करके अगर बो रहे हैं तो 100 kg पर हेक्टेयर रहेगी। और संकर जो धान हाइब्रिड राइस उसकी 15 से 20 kg होती है। 60 किलो, 100 किलो और 15 से 20 किलो, डन। अब नर्सरी की विधियां, ठीक है, नर्सरी देख लेते हैं धान के अंदर। पहली है सामान्य नर्सरी विधि, ठीक है, कौन सी है, नर्सरी का क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर रखते हैं। नर्सरी का क्षेत्र सामान्य और गीली क्यारी दो है, गीली व शुष्क क्यारी, तो उसमें तो रखते हैं 1000 मीटर, इसमें रखते हैं 500 मीटर,
ठीक है, 500 मीटर स्क्वायर। इसमें बीज दर रखती है 40 से 50 किलो, इसमें भी सेम बीज दर रखते हैं 40 से 50। पौध स्थानांतर 20 से 30 दिन लग जाते हैं और इसमें 20 से 30 दिन, 3 पत्ती की होती है। ये तो हो गई सामान्य और गीली क्यारी। अब महत्वपूर्ण जो अपनी विधि है वो है डेपोग विधि। डेपोग विधि धान की महत्वपूर्ण विधि है। ये मनीला फिलीपींस IRRI जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से विकसित की गई है। इसमें मिट्टी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अपने को। नर्सरी में किसी फर्श, केले के पत्ते या जूट के बोरों पर तैयार की जाती है, मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है और 11 से 13 दिन के अंदर पौध अपनी तैयार हो जाती है और बहुत कम क्षेत्रफल की 1/10 भाग की ही अपने को आवश्यकता इसमें रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। आज थोड़ा कुछ दिक्कत की वजह से मैं क्लास थोड़ा फास्ट कर रहा हूं है, ठीक है। ये देखते हैं, अब स्लाइड लॉक करते हैं, अपना साइज बढ़ाते हैं। सॉरी। डेपोग विधि, इस विधि में 11 से 13 दिन में पौध तैयार हो जाती है तथा अन्य विधियों की तुलना में आधा समय लगता है। वहां पे लग रहा था 20 से 23 दिन, यहाँ पे लग रहा है 11 से 13 दिन, ठीक है। 11 दूनी 22, मतलब लगभग आधा समय लग रहा है। उधर डबल समय अपना लग रहा था। नर्सरी क्षेत्रफल 20 से 30 मीटर, उधर कितना था, एक में सामान्य विधि में तो था 1000 मीटर स्क्वायर और एक में था 500 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अपने को सिर्फ जरूरत पड़ रही है 20 से 30 मीटर की, और ना मृदा की जरूरत पड़ रही है अपने को। फर्श पे भी अपन गीली बोरी, क्यारी या अपने के जो कोकोनट के जो छोड़े वगैरह हैं उनसे अपन यूज कर सकते हैं। बीज दर भी देखो 3 ही किलो, वहां पे अपने को कितनी जरूरत पड़ रही थी, 15 से 20 किलो, यहाँ पे 3 दर। तो डेपोग विधि जो है इसकी एडवांस विधि है, IRI मनीला फिलीपींस से तैयार की गई है। 11 से 13 दिन में जरूरत अपनी जो पौधे वो तैयार हो जाती है और 20 से 30 मीटर हेक्टेयर क्षेत्रफल की आवश्यकता अपने को पड़ती है। धान की SRI पद्धति, ये मेडागास्कर से विकसित है। इसका जो फादर है हेनरी डी लाउनी है, हेनरी डी का नाम आएगा आपको। SRI विधि किससे संबंधित है, धान के नर्सरी से संबंधित है। मेडागास्कर जो जगह है वहां से निकाली गई है और किसके द्वारा निकाली गई है, हेनरी डी जो वैज्ञानिक है उनसे। इसमें खेत में पानी ना भरकर केवल गीला रखते हैं। नर्सरी क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर चाहिए होता है, इससे तो ज्यादा ही चाहिए। नर्सरी सबसे कम क्षेत्रफल अपने को डेपोग में चाहिए होगा, इसमें 250 चाहिए होगा। बीज दर 5 से 8, इधर 3 किलो है। R× भी 25×25 रखते हैं। टाइम ऑफ सोइंग की बात करें तो धान में राजस्थान के अंदर मानसून की वर्षा शुरू होते ही कर देनी चाहिए, अंतिम जुलाई तक, ठीक है। 15 जुलाई तक अपन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबके यहाँ तक? भाई क्लासेस शेयर वगैरह भी कर दिया करो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जितना मेरे से बन पा रहा कर रहा हूँ। और भी इसके अलावा 9 सब्जेक्ट बढ़ रहे हैं, 9 की मैं क्लासेस आपको दूंगा। सेकंड सेमेस्टर की मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि बच्चों की डिमांड है क्लासेस की, तो वो भी अपन करेंगे टाइम टू। अभी फिलहाल आगे देखते हैं आपकी क्लास, आप रेस्पॉन्स सही देना इस पर। फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो चाहिए होता है 80 से 120 किलो, और किस एरिया में देता है मैंने बता दिया, रिड्यूस जोन में देते हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फेट की अगर बात करें तो 40 से 60 किलो और पोटास 30 से 40 किलो। तो 80 से 120, ठीक है, अनुपात 40 से 60 और 30 से 40 आपका NPK हो गया। नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फॉस्फेट व पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में दे देते हैं। शेष जो नाइट्रोजन अपनी बच गई आधी, उसको 2 भागों में करते हैं। एक तो कल्ले फूटते समय 30 से 35 दिन में, और एक बालियां बनते समय 40 से 45 दिन पे सिंचाई के साथ अपन देते हैं। धान में नाइट्रोजन देने के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक अमोनियम सल्फेट है। कौन सा है, अमोनियम सल्फेट है, क्योंकि इसमें डीनाइट्रिफिकेशन जो आपका होगा वो कम होगा। धान में उर्वरक अनऑक्सीकृत जोन जो रेड्यूस जोन है उसमें दिया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। जो नीचे का जोन होता है लेयर, उसको बोलते हैं। जिंक की कमी वाली मृदा में जिंक सल्फेट देना चाहिए 25 kg, नहीं तो धान में कौन सा रोग हो जाएगा, खेरा रोग हो जाएगा, जो बच्चे को पता होता है, जिसकी खोज YL नेने ने की थी। धान में खेरा रोग जिंक की कमी से 25 kg जिंक पर हेक्टेयर के हिसाब से देनी चाहिए। खड़ी फसल में जिंक की कमी दिखाई देने पर 0.5% जिंक सल्फेट का घोल का छिड़काव कर देना चाहिए। धान में जो बायो फर्टिलाइजर जैविक जो यूज करते हैं, नील हरी सेवाल या बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज किया जाता है, ठीक है। यह सेवाल 25 से 30 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करती है। सीधा से क्वेश्चन आता है बीजीए। बीजीए नील हरी सेवाल जो है वो हमेशा पानी में रहता है और ये पानी भरा रहता है सिर्फ धान के अंदर, तो धान में इसका यूज करते हैं। लीफ कलर चार्ट जो है धान में नाइट्रोजन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। लीफ कलर चार्ट, धान के अंदर नाइट्रोजन की जैसे ही कमी होगी तो उसके सिम्टम्स है ना, उसकी पत्ती के कलर पे अपने को देखने को मिलते हैं, तो उसका अपन पता लगाते हैं। जो मापन जो किया जाता है वो LCC लीफ कलर चार्ट द्वारा करते हैं। बात कर रहे हैं इरिगेशन की, तो धान को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, 5 से 7 हमेशा भरा रहना चाहिए। धान सबसे ज्यादा जलमांग अगर है फसल की, धान की 1500 से 2500, ठीक है। या फिर इसके बाद में गन्ना, धान और गन्ना इन्हीं की जलमांग सबसे अधिक होती है। थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं अपन, 900 से 2500, ठीक है। और गन्ने की कितनी, 1500 से 2500। धान की जलमांग कितनी होती है, 900 से 2500 होती है।
1 किलो धान उत्पादन करने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और सर्वाधिक जो जल उपयोग दक्षता होती है, वाटर यूज इफिशियंसी होती है, वो किसकी होती है? रागी की होती है। किसकी होती है? रागी की। और सबसे कम किसकी होती है? धान की होती है। जो वाटर यूज इफिशियंसी, जल उपयोग दक्षता की अपने को 1 लीटर शुष्क पदार्थ बनाने में, धान से अगर 1 लीटर, धान के पौधे से अपन 1 लीटर अपने को मॉस चाहिए, शुष्क पदार्थ अपने को चाहिए, ड्राई मैटर अपने को चाहिए, तो उसके लिए धान कितना पानी यूज कर रहा है? तो 13.4 होती है रागी की। 1 लीटर पानी में 13.4, ठीक है। तो रागी की सर्वाधिक होती है क्या? वाटर यूज इफिशियंसी या जल दक्षता जो होती है, जल उपयोग दक्षता। वो कटाई के 10 से 15 दिन पूर्व खेत में पानी हटा देना चाहिए। क्रांति का अवस्था जो है इसकी, वो है कल्ले निकलते समय। सेकंड है फूल आने से पहले और फूल आते समय सिंचाई अवश्य करे। जैसे कि गेहूं की जो थी वो थी सियारा स्टेज, जो थी सन 21 दिन बाद। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंटरक्रॉपिंग, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। 11वां जो आपका है टॉपिक, उसके अंदर दिया हुआ है इंटरकल्चर ऑपरेशंस। ओके, यू नो, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है अंतरा सेशन जो बीच में गिरे? बुशनिंग क्या होती है? धान की खड़ी फसल में से हल चलाकर अधिक पौधों की संख्या को बाहर करना बुशनिंग कहलाता है। रोगिंग क्या होता है? रोगिंग और बुशनिंग, रोगिंग और बुशनिंग दो चीज है। बुशनिंग तो किसको कहेंगे? धान के ये खेत है, उसमें ज्यादा पौधे हो गए, मेरे पास संख्या ज्यादा हो गई, तो हल चला के खड़ी फसल में से कुछ पौधों को, यहाँ पर कहते हैं अपनी लोकल भाषा में मैं बताऊं तो पौधों की संख्या को कम करना, छीदा करना उनको, ठीक है, संख्या कम करना, उसको बुशनिंग कहेंगे। और रोगिंग किसको कहेंगे? खरपतवारों को उखाड़ना रोगिंग कहलाता है। धान के प्रमुख खरपतवार, जंगली धान, इकाइनोकोला कोलोनो, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गेहूं के अंदर है ना सबसे महत्वपूर्ण आपका गेहूं सा, ठीक है, उसी प्रकार धान के लिए जंगली धान है। उसके बाद में है इकाइनोकोला, इकाइनोकोला कोलोना इसका नाम है, ठीक है। फिर है सांवा या घास, इकाइनोकोला क्रूसीगेली। फिर है रूगोसम, इसका नाम कोई नहीं पूछेगा, मेनली आपके यही धान है। शाकनाशियों का प्रकोप, जो हर्बिसाइड से उनका यूज कैसे करते हैं? ब्यूटाक्लोर आपके 1.5 किलो अंकुरण से पहले, पीपीआई अंकुरण से पूर्व इसका नर्सरी में यूज करते हैं। उसके बाद में प्रोपेनिल, जिसका आपके व्यवसाय का नाम क्या है? स्टाम्प F34, ये नाम आएगा एग्जाम में। स्टाम्प F34 प्रोपेनिल किस नाम से जाना जाता है? स्टाम्प F34 रोपाई के बाद यूज होता है। ये अंकुरण से पूर्व 6 से 8 दिन बाद 3 kg पर हेक्टेयर। उसके बाद में साथी, इसका जो ट्रेड नेम है साथी, रोपाई के 20 ग्राम, रोपाई के बाद 20 ग्राम पर हेक्टेयर। फिर लास्ट आपका टॉपिक है प्लांट प्रोटेक्शन, जो आपका 11वें में आता है। तो बीमारियों के रोकथाम, धान का झोंका रोग या ब्लास्ट रोग पायरिक्लोरिया ओराइजी कवक से होता है, ठीक है। बीजोपचार थायरम से करते हैं 2 ग्राम पर केजी। और भूरी पत्ती धब्बा रोग, धान में ब्राउन लीफ स्पॉट कवक हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जिसके कारण अकाल पड़ गया था, ठीक है। 2 रोग मैंने बताए मेनली, एक तो झोंका या ब्लास्ट रोग जो किससे हो रहा था? पायरिक्लोरिया ओराइजी से हो रहा है। दूसरा जो अपना रोग है ब्लास्ट रोग 1943 में धान में, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, धान का झोंका या ब्लास्ट रोग कवक पायरिक्लोरिया ओराइजी द्वारा होता है। और बीजोपचार है थायरम 2 ग्राम। फिर है भूरी पत्ती धब्बा रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट कवक हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1943। एक था अकाल आलू के कारण, आलू में पचेती जुलसा फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस कवक, आयरलैंड में अकाल 1845, ठीक है। इसमें कब पड़ा था अपना? 1943 के अंदर अकाल पड़ा बंगाल में, किसके कारण? धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग जो है उसके कारण पड़ा था, ठीक है। मैनकोजेब का इसमें यूज करते हैं। जीवाणु अंगमारी जेंथोमोनास ओराइजी, ये भी कवक के द्वारा होता है। नर्सरी क्रेसक रोग भी कहते हैं, महत्वपूर्ण लाइन है, स्टार लगा लेना। नर्सरी क्रेसक रोग किसको कहते हैं? जीवाणु अंगमारी, धान का महत्वपूर्ण रोग है। ये दोनों तो ऊपर वाले हैं ही, ब्राउन लीफ स्पॉट हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी और ब्लास्ट रोग पायरिक्लोरिया ओराइजी, ठीक है। धान का उफरा रोग निमेटोड से होता है, महत्वपूर्ण कवक है, ठीक है, सॉरी रोग है निमेटोड से। खेरा रोग बच्चों को पता है, आर्ट्स वालों को पता है, जलमग्न जस्ते जिंक की कमी से हो जाता है, फास्फोरस की अधिकता से हो जाता है। वाईएल लेने ने इसकी खोज की थी, 25 किलो जिंक डालते हैं। कीटों की रोकथाम अगर बात करें तो धान का तना छेदक कीट, कौन सा है? धान का तना छेदक कीट। ये आपकी क्लास का होता है यहाँ पे एंड, ठीक है। इसमें एक चीज आपके रह गई, जो लास्ट पेज अपना था, इसकी प्रोडक्शन जो था कि कितना अपने को उत्पादन प्राप्त हो रहा है, तो वो मैं आपको बताता हूँ धान के अंदर कितना हो रहा है उत्पादन प्राप्त। ये अपन नेक्स्ट क्लास में वो देख लेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों का अलग अलग है तो मेरे को उतना याद नहीं है। फिर भी बात करते हैं धान के अंदर उपज की बात करते हो। सामान्य जो उपज है इसकी 25 से 30 क्विंटल है। कितनी है?
25 से 30 क्विंटल। व्हाइट बोर्ड लेते हैं अपन, और ये लेते हैं पेन, ये लेते हैं पेन का कलर अपना वाइट। सामान्य उपज जो है 25 से 30 क्विंटल। फिर है, ये तो है नॉर्मल यील्ड। फिर है सिंचित क्षेत्रों के लिए, जहाँ पे अच्छा पानी वानी है, अपने को नमी की कोई कमी नहीं है, ठीक है, उनमें है 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर, 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर। उसके बाद में आपके आता है असिंचित क्षेत्रों में, तो असिंचित क्षेत्रों के अंदर है 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो ये आपका 9, 10 और 11वां टॉपिक कंप्लीट होता है। जिन बच्चों ने 11 टॉपिक तक पीछे की बैक क्लासेस सारी देखी है, वो मेरे को कमेंट करेंगे सब अपना अपना नाम और डन। और 11 तक जिनके टॉपिक हो गए ना, वो 11 बच्चों को शेयर भी कर देना, प्रत्येक बच्चा 11 को, ठीक है। तो आज की क्लास का समापन करते हैं यहीं पे। उम्मीद करते हैं आगे की जो क्लास है आप रेगुलर लोगे, चैनल पे विजिट करते रहोगे, और जितना प्यार पहले दिखाया था उतना बना रहना चाहिए आपका सपोर्ट, शेयर वगैरह। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नए सेशन के साथ। और बैच जो अपना नया वाला बैच था उसकी भी अपन बहुत जल्द शुरुआत करने वाले हैं। बाकी इसका 50% सिलेबस अपना हो जाएगा, जैसे ही 16 टॉपिक अगर अपना होते हैं तो 50% हो जाएगा। 32 टॉपिक थे, 11 तक हमने कर लिया है। उसके बाद में आप जो सब्जेक्ट सजेस्ट करेंगे, 9 सब्जेक्ट अभी अपने रिमेनिंग है, उनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट अपन ले लेंगे। थैंक यू सो मच।